गुड मॉर्निंग एवरीवन। पॉलिटिकल साइंस के सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं श्रीमती मौरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर हृदय की गहराइयों से हार्दिक अभिनंदन एवं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हमारी जो ये आज की क्लास है वो बीए फाइनल ईयर पोल साइंस की आईआर इंटरनेशनल रिलेशन अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, इससे संबंधित है। और इसमें हमारा जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क है, साउथ एशिया एसोसिएशन, ये रीजनल कोऑपरेशन, इसके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। इसका मुख्यालय आपको पता ही है काठमांडू नेपाल में है। ये हम सारी चर्चाएं वो कर चुके हैं। इसके सम्मेलन है वो 18 है, वो 18वां पहला सम्मेलन है वो ढाका बांग्लादेश में हुआ था, दूसरा 1986 में बेंगलोर में हुआ था, तीसरा 1987 में काठमांडू नेपाल में हुआ था, और दूसरा 8वां और 14वां इसके 3 सम्मेलन कहाँ हो चुके हैं, भारत में हो चुके हैं। ये बेंगलोर में और 2 ये नई दिल्ली में, ये 1995 में और ये 2007 में। और जो इसका 18वां सम्मेलन था वो काठमांडू नेपाल में हुआ था, और 19वां सम्मेलन है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद में प्रस्तावित था, परंतु उरी हमले के कारण भारत ने है उससे अलग होने के बाद में श्रीलंका है, भूटान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये भी क्या हो गए, उससे अलग हो गए, तो वो नहीं हो पाया था। ये तो हम जब इसकी स्थापना हुई थी 7 देश, वर्तमान में कितने 8 देश है, ये सारी हम चर्चा कर चुके हैं। अब आज हम जो सार्क है इसकी भूमिका है, इस भूमिका की है वो चर्चा करेंगे कि सार्क है वो इसकी क्या भूमिका है। अब सबसे पहले इसका हमारे को ये ध्यान रखना है कि 2 भारतीय लोग हैं जो आज तक क्या बने हैं, सार्क के महासचिव बने हैं। पूछ ले कितने भारत के व्यक्ति है जो सार्क के महासचिव बने हैं, तो कौन कौन है। 2 व्यक्ति है जो भारत के हैं, जो सार्क है जो ये दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ इसके महासचिव बने हैं। पहला है श्रीकांत किशोर भार्गव, श्रीकांत किशोर भार्गव। काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले है कि सार्क के पहले जो भारतीय व्यक्ति थे वो महासचिव कौन बने थे, तो श्रीकांत किशोर भार्गव कब बने थे, 1989 में। श्रीकांत किशोर भार्गव कब बने थे, 1989 में। दूसरे व्यक्ति है वो है शीलकांत शर्मा, शीलकांत शर्मा दूसरे भारतीय जो सार्क के महासचिव बने वो शीलकांत शर्मा, और ये बने थे 2008 में। तो पूछ ले आज तक कितने भारतीय है जो सार्क के महासचिव बने, तो कौन है, श्रीकांत किशोर भार्गव और शीलकांत शर्मा। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। और वर्तमान में कौन है, तो अमजद बी हुसैन। वर्तमान में कौन है, तो अमजद बी हुसैन है। 18 हो चुके हैं। 19वां जो सम्मेलन है वो रद्द हो गया था, और 20वां भी कहाँ है, पाकिस्तान में ही प्रस्तावित है। परंतु भारत ने खुली चेतावनी दे दी कि जब तक पाकिस्तान ये जो आतंकवाद है इसको समाप्त नहीं करेगा, आतंकवाद है इसको प्रोत्साहन करेगा, तब तक भारत इस सम्मेलन में क्या नहीं लेगा, भाग नहीं लेगा। तो वर्तमान में अमजद बी हुसैन है वो कहाँ के, पाकिस्तान के। भारत के 2 व्यक्ति श्रीकांत किशोर भार्गव 1989 और शीलकांत शर्मा 2008 ये क्या रह चुके हैं, इसके वो सार्क के वो महासचिव रह चुके हैं। दक्षिण एशिया में समय वो बहुत तेज़ी से घुमा है। पिछले 30 वर्ष पर हम नज़र डालें तो खास तौर पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के प्रयासों से दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस है, जब इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 की, किसकी, दक्षेस की, दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ की, सार्क की। तो इसकी जब स्थापना हुई थी उस समय 8 दिसंबर 1985 को, और भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। तो राजीव गांधी की भी जिस प्रकार, हालांकि इसका संस्थापक फाउंडर वो किसे कहते हैं, बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान को, परंतु जब इसकी स्थापना हुई उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, राजीव गांधी थे। और राजीव गांधी है उनके भी काफ़ी प्रयास रहे थे इसमें। उसमें भारत, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका सम्मिलित हुए। विश्व की 22% जनसंख्या, इसमें दक्षेस में विश्व की जो कुल जनसंख्या है उसकी 22% जनसंख्या है वो निवास करती है, किसमें, सार्क में। तो विश्व की कुल 22% जनसंख्या को समेटने वाला ये विश्व का सबसे बड़ा क्षेत्रीय संगठन है। अगर जनसंख्या की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा क्या है, संगठन है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। 80 और 90 के दशक में दक्षेस का मतलब केवल बड़े सम्मेलन और क्षेत्रीय मुद्दों से जुड़ी घोषणाएं होती थी, और इस मंच पर द्विपक्षीय मुद्दे उठाना प्रतिबंध कर दिया गया था। पाकिस्तान ने कश्मीर का मुद्दा उठा था और भारत उसका जवाब ही देता रहा। इससे सम्मेलन
है वो क्या हो जाता भाई, पाकिस्तान हर बार कश्मीर का मुद्दा उठाता और भारत उसका क्या देता रहता था, जवाब देता रहता था। तो जिसके कारण जो दक्षिण है इसकी स्थापना जिस उद्देश्य के लिए की गई थी वो उद्देश्य क्या नहीं होता, पूरा नहीं होता। सदी के बदलते ही स्थिति में बदला हुआ दक्षिण एशिया के नेताओं ने यूरोपियन संघ और आसियान जैसे क्षेत्रीय संगठनों की सफलता से सबक सीखा और इन क्षेत्रीय संगठनों ने आर्थिक एकजुटता के जरिए काफ़ी उपलब्धियां हासिल की थी। और 7 देशों के संगठन दक्षिण एशिया के समक्ष भी ये स्पष्ट हो गया कि आर्थिक विकास में क्षेत्रीय और वैश्विक संपर्क महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इन देशों ने आर्थिक विकास के लिए दक्षिण एशिया को एक माध्यम है वो बनाया और उन्होंने माना कि इससे आर्थिक विकास से 7 विवादों के जो निपटारे हैं, विवाद है, उनका निपटारा भी कर सकते हैं। जनवरी 2004 में इस्लामाबाद में हुए सम्मेलन में इस तरह की वो स्पष्ट अभिव्यक्ति सामने आई थी। सबसे पहले जनवरी 2004 में सार्क का सम्मेलन कहाँ हुआ था, इस्लामाबाद पाकिस्तान में हुआ था। इसमें पहली बार ये जो मुद्दे थे द्विपक्षीय, उस मुद्दों को हटाकर अलग ही बात की गई थी, सहयोग की बात की गई थी। इस सम्मेलन में दक्षिण देशों ने 2012 तक दक्षिणी एशियाई स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र साप्टा बनाने की वचनबद्धता है वो जताई कि 2012 तक हम क्या बनाएंगे, मुक्त व्यापार, जिसे क्या कहते हैं, साप्टा। दक्षिणी एशियाई जो देश है ये 8, उस समय इसमें साप्टा को लेकर, और साप्टा क्या है, मुक्त व्यापार है। दक्षिणी एशियाई स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र साप्टा बनाने की वचनबद्धता जताई। साथ ही भारत और पाकिस्तान ने अपनी राजनीतिक समस्याओं के राजनीतिक समस्याओं के प्रयास शुरू किए। नवंबर 2005 में ढाका में हुए ऐतिहासिक सम्मेलन में ये प्रक्रिया आगे बढ़ी। दक्षिण एशिया के अस्तित्व में आने के बाद पहली बार इस क्षेत्र में नए सदस्य अफगानिस्तान को पूर्व सदस्य के रूप में स्वीकार किया गया। साथ ही चीन, दक्षिणी कोरिया, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन जो संघ है उसको भी पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया। इसके पीछे यही सोच रही थी कि इन शक्तिशाली देशों से दक्षिण एशिया को क्या मिलेगी, आर्थिक सहायता मिलेगी, या दक्षिण एशिया के जो देश है इन शक्तिशाली देशों से आर्थिक क्या ले सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं। छोटे देश है वो ये सोचते हैं कि जो साप्टा की वजह से भारत है वो बड़ा देश है, भारत को ही है वो लाभ मिलेगा। श्रीलंका भारत के बीच मुक्त व्यापार पिछले 3 वर्षों से स्पष्ट विश्लेषण है कि श्रीलंका का भारत को निर्यात 135% वार्षिक दर से बढ़ा है। इस साप्टा की वजह से श्रीलंका और भारत का जो मुक्त व्यापार है वो 135% की वार्षिक दर से क्या है, बढ़ा है। और इसमें भारत को कम फायदा हुआ है, निर्यात किसका बढ़ा है, श्रीलंका का बढ़ा है। तो श्रीलंका को ज़्यादा क्या हुआ है, फायदा हुआ है। इस तुलना में भारत को श्रीलंका का जो निर्यात है वो 32% की दर से बढ़ रहा है, यानी श्रीलंका को लाभ हुआ है और उसका व्यापार घाटा घट रहा है। जबकि भारत और चीन जैसे विरोधी देश भी अपनी बातें भूलकर नए जो व्यापार सहयोगी दिखाई दे रहे हैं और दक्षिणी एशियाई देशों के द्वारा व्यापार के ऐसे ही जो नए कदम है वो उठाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखें तो साप्टा के माध्यम से दक्षिणी एशिया की जो क्षेत्रीय व्यापारिक एकता है वो न सिर्फ ऊंची और अरबों डॉलर की नई कमाई, अधिक रोजगार, अधिक व्यापार का मूर्त रूप दे सकती है, वरन इन देशों को आर्थिक सामाजिक समस्याओं से भी लड़ने में मदद दे सकती है। इतना ही नहीं, साप्टा से अंतर क्षेत्रीय कारोबार हर 5 वर्ष में दुगुना हो जाएगा और साप्टा से ही सार्क को क्षेत्रीय व्यापार की इकाई और आर्थिक संघ में जो तब्दील है वो किया जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो दक्षिण एशिया है और इससे जो ये नए देश है इनका जो पहले हमने देखा था कि ये जो एक द्विपक्षीय मुद्दा बन गया था, पाकिस्तान भारत की आलोचना करता और भारत पाकिस्तान की आलोचना करता, और ये दोनों देशों के जो संबंध है उसको लेकर ही रहा। परंतु वर्तमान समय में इसमें क्या हुआ है, सुधार हुआ है और आर्थिक जो एक सहयोग के रूप में क्या हुआ है, उभरा है। और साप्टा से जो छोटे देश है श्रीलंका जैसे, उन देशों को क्या हुआ है, उनका निर्यात बढ़ा है और उनको है वो व्यापार घाटा क्या हुआ है, कम हुआ है। तो ये हमारी जो दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ सार्क है, इसकी सार्क की भूमिका, तो इसकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि विश्व जनसंख्या का जो 22% भाग है वो इस सार्क जो देश है इनमें क्या करते हैं, निवास करते हैं। और इसकी वर्तमान समय में अगर हम आसियान की तरफ देखें, यूरोपीय यूनियन की तरफ देखें, अगर मिलकर ये उनकी भांति करें तो इन देशों का आर्थिक रूप से क्या हो सकता है, विकास हो सकता है। और ये जो छोटे छोटे देश है इनका है वो घाटा क्या हो सकता है, कम हो सकता है। तो इस बात की हमने इस क्लास में चर्चा की। ये पूछ सकते हैं कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ है, ये सार्क की जो भूमिका है इस पर संक्षिप्त टिप्पणी करें, तो इस बात का ध्यान रखना है। मुख्यालय की हम चर्चा कर चुके हैं, जैसे काठमांडू है, 19
वहाँ जो सम्मेलन है वो पाकिस्तान में प्रस्तावित था, वो उरी हमले के कारण नहीं हुआ था। 20वां भी पाकिस्तान में प्रस्तावित है। भारत के दो व्यक्ति श्रीकांत किशोर भार्गव और शीलकांत शर्मा है। श्रीकांत किशोर भार्गव 1989 में और शीलकांत शर्मा 2008 में, दो ऐसे व्यक्ति हैं जो इसके क्या रह चुके हैं, इसके महासचिव रह चुके हैं। तो साथ में ही भारत में दूसरा 8वां और 14वां, दूसरा बेंगलोर में 1986 में, ये 8वां है 1995 में पीवी नरसिंह राव के समय, और ये 14वां है 2007 में कौन, मनमोहन सिंह के समय। तो इस प्रकार से ये 3 जो सम्मेलन है ये क्या हो चुके हैं, ये सम्मेलन है वो भारत में आयोजित हो चुके हैं। इस बात का ध्यान रखना है। और ये 2 व्यक्ति है वो महासचिव की भूमिका निभा चुके हैं। तो ये बातें हम हो कर चुके हैं। और साप्टा के माध्यम से जो ये छोटे देश था उनमें ये भय था कि साप्टा से, मुक्त व्यापार से जो छोटे देश है उनको क्या होगा, उनका व्यापार घाटा बढ़ेगा, जबकि इनसे श्रीलंका का व्यापार है वो बढ़ा है, भारत से निर्यात बढ़ा है, जिससे उसको क्या हुआ है, फायदा हुआ है। तो इससे छोटे देशों को क्या होगा, फायदा होगा। तो इन जो हमारी क्लास में हमने इन बातों की चर्चा की। और वर्तमान में अमजद बी हुसैन है इसका है, और विश्व की सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला हुआ ये क्या है, ये संगठन है। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।